नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से को करेंगे। इस पाठ में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा उनसे प्रकट होने वाले उचित अर्थ या भाव पर सही का निशान लगाइए। तो वाक्य है हमारे पास, वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। तो इससे हमें कौन सा अर्थ या भाव का पता लगता है, आश्चर्य या चिंता? तो ये है चिंता का भाव। ठीक है, कि वो चिंता कर रहा है अपनी तुलना दूसरों से करके। अगला वाक्य है, सुखी मनुष्य कौन है। यहाँ पर सोचना है या प्रश्न? तो ये है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पूछा गया, प्रश्न सूचक चिन्ह भी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, काश एजेंट का वैभव भी मेरा होता। तो इसमें चिंता का भाव है या इच्छा है? तो ये है इच्छा। जहाँ पर काश शब्द आ जाए तो वहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाती है। ठीक है, अब अगला वाक्य है, अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाएं। तो इसका क्या है? ये सोचना है, चेतावनी है या सुझाव है? तो ये क्या है? हमारा सुझाव है। ठीक है, किसी से ईर्ष्या मत करो, ये क्या है? निषेध। ठीक है, तो देखा कि हालांकि ये सभी वाक्य तो हैं मगर इनसे अलग अलग भाव या अर्थ प्रकट होते हैं। अर्थ के आधार पर इन वाक्यों की रचना भी अलग तरीके से होती है। तो आइए यह जानने की कोशिश करें कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। उस दिन शनिवार था, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। अब जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो तथा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो तो वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो नंबर 1 हो गया हमारा विधानवाचक वाक्य। ठीक है, परिभाषा क्या पढ़ी हमने इसकी? जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो तो वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आपने क्या करना है, आप विधानवाचक वाक्य के 2 उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे राधिका मधुर संगीत गाती है। मधुर संगीत गाती है। ठीक है, और दूसरा वाक्य आप बना सकते हैं, हम कई बार देहरादून जा चुके हैं। तो इन वाक्यों से हमें साधारण जानकारी मिल रही है, सामान्य जानकारी मिल रही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अब इन वाक्यों को पढ़िए। उसके पास एक भी कोट नहीं है, वह एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका, राधा कुछ ना कर सकी। अब जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के ना करने या ना होने का भाव प्रकट हो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर भी ये वाक्य पढ़ा था, किसी से ईर्ष्या मत करो, यानी निषेध वाक्य है ये, निषेध। जहाँ पर हमें किसी कार्य या बात के ना करने या ना होने का भाव प्रकट हो, जैसे उसके पास एक भी कोट नहीं है, नहीं आ गया यहाँ पर। ठीक है, नहीं आ गया। वह एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका, राधा कुछ ना कर सकी। ठीक है, तो ये है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब हम इसमें भी आपको निषेधवाचक वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं। अभी हमने विधानवाचक के लिखे थे, अब हमें निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं,
आप कुछ भी बना सकते हैं। हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक वाक्य ये हो गया। और दूसरा बना सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ सिनेमा देखने नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, नहीं का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है किसी को गाली मत दो, यहाँ पर भी मना किया जा रहा है ये काम करने के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गए निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। बाहर खेलो, अंदर आ जाओ, जोर से मत बोलो। अब जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति को आदेश या निर्देश देना हो तो वे होते हैं आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 3। ठीक है, आज्ञार्थक वाक्य, जैसे बाहर खेलो, अंदर आ जाओ, जोर से मत बोलो, तो ये एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, आज्ञार्थक वाक्य हो गए, जहाँ पे हम किसी व्यक्ति को आदेश या निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, कि उस तरफ जाओ, उस दिशा में जाओ, तो ये निर्देश हो गया एक तरह का। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने सारे आम खा लिए? और ये प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा गया है। अब कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या तुमने सारे आम खा लिए, ये भी एक तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। ठीक है, अब आप प्रश्नवाचक वाक्य के 2 उदाहरण लिखिए। कोई भी 2 उदाहरण आप बना सकते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हो, या क्या, एक और बना सकते हैं, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकते हो, प्रश्नसूचक चिन्ह। तो दोनों ही वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है कि आप कहाँ रहते हो, और अगला क्या है, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकते हो। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अरे तुम यहाँ भी आ गए, हाय मेरे दांत में दर्द है। अब इसमें देखिए, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा या दुख का भाव प्रकट होता है वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, तो अभी हमने नंबर 4 पढ़ा था, अब ये हो गया हमारा नंबर 5। ठीक है, अब आप विस्मयादि बोधक वाक्य के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, जैसे वह, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना सुंदर फूल है। ठीक है, और दूसरा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप, जैसे कि आप लिख सकते हैं, आहा कितना स्वादिष्ट भोजन है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लगेगा। अब अगला है प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए।
काश हम चांद की सैर करते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे तुम अपनी मंजिल प्राप्त करो। अब याद रखिए, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, अभिशाप का भाव प्रकट किया गया हो वे इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 6, इच्छा बोधक वाक्य, जहाँ पर इच्छा, शुभकामना या अभिशाप का भाव प्रकट किया गया हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इच्छा बोधक वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कोई भी आप इच्छा व्यक्त करने वाला वाक्य लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, आपका दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, और काश मैं भी तुम्हारे साथ शिमला जा पाती। तो इच्छा वाला वाक्य है ये, इच्छा, काश मैं भी तुम्हारे साथ शिमला जा पाती और आपका दिन मंगलमय हो, ये किसी को शुभकामना दी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। शायद कल बारिश हो जाए, हो सकता है कोई ना आए। अब जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो, संदेह हो, डाउट हो, तो वे क्या होते हैं, संदेह बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब आपको संदेह बोधक वाक्य के 2 उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं। तो क्या लिख सकते हैं, हो सकता है, हो सकता है कि कल वह घूमने ना जा पाए। या फिर आप लिख सकते हैं, हो सकता है कि कल वह घूमने जाए। और दूसरा लिख सकते हैं, शायद मैं कल बाजार जाऊंगे। ठीक है, तो ये हो गए संदेह बोधक वाक्य के उदाहरण। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं जाऊंगी, यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अच्छे अंक आते। तो अब जिन वाक्यों से किसी काम या बात का होना अथवा ना होना किसी दूसरे काम के होने अथवा ना होने पर निर्भर करता हो, तो वे शर्त बोधक या संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये था हमारा छठा वाक्य भेद 6। ये हो गया हमारा संदेह बोधक 7वां, ये हो गया 7वां, और ये वाला हो गया हमारा 8वां। तो क्या बताया गया है कि जिन वाक्यों से किसी काम या बात का होना अथवा ना होना किसी दूसरे काम के होने अथवा ना होने पर निर्भर करता हो, तो वे क्या कहलाते हैं, शर्त बोधक या संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं जाऊंगी। अब हमें क्या करना है, आप संकेतवाचक वाक्य के 2 उदाहरण लिखिए कि अगर तुम बीमार ना होते तो ज़रूर प्रथम आती। ठीक है, कि अगर तुम बीमार ना होती तो ज़रूर प्रथम आती। और क्या बन सकता है, यदि तुम मेरी
सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा या करूँगी। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगी। अब अगला प्रश्न है, आओ दोहराएं। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि वाला टॉपिक जो है हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला है हमारे पास सद्वाणी। तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद? सत जमा वाणी। ठीक है, द के स्थान पर त आ जाएगा। भगवत भक्ति, तो इसमें भी क्या होगा? द के स्थान पर त आ जाएगा और भक्ति यहाँ पर है। ठीक है। उन्नति, उन्नति में क्या होगा? उत जमा नति। संवाद में क्या होगा? सम जमा वाद। शोषण का क्या होगा? शोष जमा न। ठीक है, तो ये किस तरह से संधि हुई है ये हम वीडियोस में कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप वीडियो को जरूर देख लें। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए। तो प्र जमा मान क्या होगा? प्रमाण। सम जमा रक्षक, अब इस वाले म की जगह पे क्या आ जाएगी? बिंदी यानी अनुस्वार आ जाएगा। रक्षक लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? संरक्षक। सम्मति में हमने ये पढ़ा था कि अगर म के बाद म आए तो क्या होगा? द्वित्व हो जाएगा ये। ठीक है, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा सम्मति। शरद जमा चंद्र, तो क्या बन जाएगा? त के स्थान पर क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। आधा च फिर चंद्र का चंद्र, शरद चंद्र। तत् जमा अनुसार, तो क्या बन जाएगा इसका? तद, त के स्थान पर द आ जाएगा, तदनुसार। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 12। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, तो पूजना से क्या बनेगा? पूजना से पूजा, सुगम से सुगमता, देव से देवत्व और निपुण से निपुणता। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिए। अब हमें सर्वनाम भरना है। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, डैश आते ही होंगे, वे आते ही होंगे। मैं अपना काम डैश करता हूँ, स्वयं करता हूँ या खुद करता हूँ। दीवार के ऊपर डैश बैठा है, दीवार के ऊपर कोई बैठा है। रास्ते में डैश खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। डैश करोगे डैश भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द से कीजिए। पाकिस्तान ने भारत की मैत्री का जवाब डैश से दिया। तो मैत्री का उल्टा क्या होगा? मैत्री का उल्टा होगा अमैत्री। ठीक है, हमें मनुष्य में गुण देखने चाहिए, डैश नहीं, गुण अवगुण। कि हमें मनुष्य में गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं। अगला है, डैश सबल मनुष्य डैश की सहायता करता है, निर्बल। सबल का निर्बल। राम ने चुस्ती से काम लिया तथा श्याम ने डैश से, सुस्ती से। शीला परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई और राधा परीक्षा में डैश हो गई। उत्तीर्ण का क्या होगा? अनुत्तीर्ण। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त मोटे काले पदों की जगह
उपयुक्त समस्त पद प्रयुक्त कीजिए। नदी की जल की धारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा। तो अब हम जल की धारा की जगह पर क्या लगाएंगे? नदी की डैश देखकर मन प्रसन्न हो उठा। तो क्या होगा यहाँ पर? जल धारा का हम समस्त पद क्या लिखेंगे? जल धारा, जल की धारा, जल धारा। ठीक है। चंद्र है शिखर शीश पर जिसके कैलाश पर विराजमान है। तो इसका क्या लिखेंगे हम? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कैलाश पर विराजमान है। अगला है वन के मानुष ने शहर में आतंक मचा रखा है। तो क्या लिखेंगे? वन के मानुष के स्थान पर समस्त पद वन मानुष। तो वन मानुष ने शहर में आतंक मचा रखा है। अगला है भीष्म ने जीवन पर्यंत विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली। तो भीष्म ने डैश विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली। जीवन पर्यंत की जगह हम क्या लिखेंगे? आजीवन। ठीक है, आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली। मैंने प्रधान है जो आचार्य से 3 दिन का अवकाश मांगा। प्रधान है जो आचार्य, तो मैंने प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य का क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य। ठीक है, कि मैंने प्रधानाचार्य से 3 दिन का अवकाश मांगा। अगला है हमें अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें किसमें? अमीर और गरीब का समस्त पद क्या होगा? अमीर गरीब, योजक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। आपने पहली बार अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। सबसे पहले भेजने वाला जो है वो है rahul@gmail.com। उसकी मेल आईडी हमें पता होनी चाहिए। अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं तो हमारी भी मेल आईडी होनी चाहिए और जिसे हम कर रहे हैं उसकी भी होनी चाहिए। तो लेने वाला sunil@gmail.com और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे जिस भी तारीख को आप मेल कर रहे हैं और रात्रि का समय लिख देंगे या सुबह जिस टाइम भी आप कर रहे हैं मेल। ठीक है, तो आपका मित्र है प्रिय मित्र सुनील। संदेश क्या है आपका? मित्र, पिछले सप्ताह मैंने पहली बार अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता, एक मिनट, यहाँ पर हम सही से लिखते हैं, अंतर विद्यालय ठीक है कि मित्र, पिछले सप्ताह मैंने पहली बार अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान और उपलब्धि है। प्रस्तावना के दौरान मैंने अपने भाषण में विषय पर ध्यान केंद्रित किया। प्रस्तावना यानी भूमिका। ठीक है, और दर्शकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए मैंने विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया। जजों ने मेरी प्रस्तुति की सराहना की कि जिस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन दी और इसके कारण मुझे यह पुरस्कार मिला। यह उपलब्धि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करके बहुत खुश हूँ। तुम्हारा समर्थन हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उम्मीद है कि हम जल्दी ही मिलेंगे और मैं तुम्हें इस अनुभव के बारे में और भी बताऊंगा या और भी जानकारी दूंगा। शुभकामनाएं और धन्यवाद। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। तो इस तरह से आपने मेल करना था अपने मित्र को अपनी खुशी साझा करने के लिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।